मैं राशन की बता दे भाई ने किते कहीं नहीं सुनता सारी फरियाद। अगर हुकूमत सा कुछ सहूलियात देवे असा प्राइवेट से ना वञूं। सैलाब के पानी से निकल कर आया तैरता हुआ, इसका पूरा वजूद, इसके कपड़े गीले थे। और जब ये बाहर आया तो लोगों ने बताया कि वहाँ से एक आदमी पानी में से निकल कर आया। तो असदुल्ला साहब ने इसका इंटरव्यू किया तो ये पानी में से ऐसे निकला कि इसके बाद ड्रम थे, ड्रम जो होते हैं ना छोटे ड्रम, उनके अंदर वो उसको टाइट कर लें तो उसके अंदर हवा भर जाती है, फिर वो पानी में डूबता नहीं, आप उसे सहारा ले सकते हैं। तो एक आधा बंदा जो थोड़ा बहुत हाथ पांव मारना जानता हो वो उसके सहारे कुछ दूर जा सकता है पानी में। अब सैलाब के पानी में से ये बंदा निकल कर आया। जब असदुल्ला खान साहब ने इससे पूछा तो इस बंदे ने क्या कहा, वो सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये बताता है जी कि मैं 4 दिन तक पीछे पीछे भागता रहा हूँ इंतज़ामिया के, हुकूमत के, जो यहाँ पे मेजर मौजूद है उसके भी, जो रेस्क्यू वाले उनके, सबका कहता मैं सबके पीछे भागता रहा हूँ, मुझे किसी ने मदद नहीं दी। 4 दिन हो गए मेरे घर वाले फंसे हुए हैं पीछे। तो फिर वो ये बताता है कि जी किराए पे हमने एक कश्ती ली, बंदोबस्त किया और उसके अंदर हम बैठे, मगर वो कश्ती डूब गई एक दरख्त के साथ लगी आके। अब कई जो दरख्त हैं या उनके मुड हैं वो नीचे हैं पानी में ना, तो ऊपर पानी भर गया है, कई दरख्त नीचे रह गए हैं। अगर ज़्यादा पानी है बाद वक्त कई दरख्तों को काटा हुआ होता है तो वो नीचे रह जाते हैं। तो वो दरख्त से कहीं टकराई है या किसी चीज़ से वो कश्ती टकराई है, उसने तो दरख्त बोला, वो कहते जी कश्ती डूब गई है। और असदुल्ला साहब ने उससे पूछा फिर अब वो पहुंच गए आपके घर वाले यहाँ पे? उसने कहा नहीं जी नहीं, वो सारे मर गए, वो कश्ती डूब गई है, मेरे घर वाले सारे मर गए हैं। और ये इतना तकलीफ दे मंजर था जब मैं उसकी बात सुन रहा था। वो ये कहता जी रात के 9 बजे कश्ती डूबी है और ड्रम के साथ वो रोता हुआ वो शख्स बाहर निकला। ऐसे अफसोसनाक बना देना। एक औरत की मैंने वीडियो देखी, वो वहाँ पे दरिया के किनारे चलती जा रही है और चीखती जा रही है मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, वो चिल्ला रही है। एक और मैंने बंदा देखा, वो अस्पताल के अंदर सरकारी अफसरान के सामने बिलक बिलक के रो रहा है, दाड़े मार के रो रहा है कि बचा लो हमें। ये नादरीन अजीबो गरीब मनाजिर मैं देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो आया हुआ है इस वक्त जनूबी पंजाब में। ख़ास तौर पे ये 2 इलाके जो हैं, जलालपुर पीरवाला और अलीपुर, इन 2 इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। हुकूमत जो है वो वहाँ किनारे पे बैठ के तालियां बजा रही है। वो मनाजिर भी मैंने देखे। 20 दिन का बच्चा डूबा है वहाँ पे। माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, आपको पता है। 20 दिन का बच्चा लोग कह रहे हैं वहाँ पे डूब गया, छोटा बच्चा। और बहुत सारी लाशें पानी में मौजूद हैं, ये लोग दावे कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो सीनियर सूबाई वजीर है वो बैठ के क्या कर रही है, तारीफ़ें कर रही हैं एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की, अपने लोगों की, अपनी ज़ात की, और अपनी ज़ाती तशहीर की जा रही है। और फिर वहाँ पे बैठ के तालियां पीटते हैं। गरीबों की लाशों पे ये लोग तालियां पीटते हैं। ये वहाँ पे इनको लोगों की तकलीफ़ों का एहसास है। बहुत बड़ा डिज़ास्टर है नाज़रीन। ये छोटा इलाका नहीं है, ये बहुत बड़ा इलाका है और ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है और इतना बड़ा सानिया हो गया जो अभी तक पाकिस्तान के मीडिया ने आपको बताया ही नहीं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इसको छुपा रही है, पाकिस्तान की हुकूमत भी इसको छुपा रही है। कोई आपको नहीं बता रहा कि कितने लोग मारे गए हैं। मुझे खदशा है, या जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए या जो चीज़ें मुझे बताई हैं वहाँ पे, उनको अगर कोई भी अक्लमंद आदमी कैलकुलेट करे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो चुका है जनूबी पंजाब में। मजीद अलमिया तो दूर की बात है, हो चुका है। और उसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ कैसे। ये ज़्यादातर लोग जो है ना, ये सिंगल स्टोरी वाले घर में रहते हैं। इनके घरों की 2 मंजिलें नहीं होती। गरीब लोग हैं, कच्चे कोठे हैं, बालों वाली इनकी छतें हैं और ये लिपाइयाँ करके दीवारें बनाते हैं। तो ये जो अलीपुर और ये जलालपुर के इलाके हैं, पीरवाला, ये जो सारे एरियाज हैं, इसमें लाखों लोग रहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में इसमें आबादियाँ हैं और इनमें जो मकानात हैं वो सिंगल स्टोरी हैं, ज़्यादातर गरीबों के मकान हैं। तो वो अपनी गंदम, अपना आटा, चावल, दालें, अव्वल तो ये रोज़ बरोज़ सामान खरीदते हैं और जो इनके खाने पीने की चीज़ें स्टोर करने वाली होती हैं वो निचले फ्लोर पे स्टोर होती हैं, वो ऊपर कहीं नहीं होती। इन इलाकों में पानी आना भी नहीं था, यहां पे पानी छोड़ा गया है और नाकिस मनसूबाबंदी की गई है और जानबूझकर पानी छोड़ा गया है।
यानी इंतजामिया को पता था वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला इंसानों की जिंदगी के साथ। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये आमिर मतीन साहब का आप ट्वीट पढ़े ना, आपको कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये उन एरियाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि क्या जलालपुर पीरवाला और अब अलीपुर में जो आफत आई है वो कुदरती आफत है या इसमें गफलत है, सियासी मफादात या इंतजामी नालायकी इसमें शामिल है। इन इलाकों के लाखों लोगों को डुबोना नहीं चाहिए था। अगर हुकूमत अपने बनाए हुए प्लान पर चलती, क्योंकि मुख्तस शुदा शेरशाह और मोहम्मद वाला बंद नहीं तोड़े गए। ये दो बंद क्यों नहीं तोड़े गए, ये सवाल आमिर मतीन साहब ने उठाया। निकला पानी दरियाए सिंध में या आगे फिर दरियाए चनाब में मिल जाना था, जबकि अलीपुर और जलालपुर में पानी अब खड़ा हो गया है जाके, जहां पे इन्होंने बंद तोड़े। किसने ये फैसले किए और क्यों किए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। कौन करेगा? अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं। जस्टिस आलिया नीलम तफ्तीश करेगी। वो इस बात पे खुश है कि मरीम नवाज उनकी वज़ीर आला है। सारी ज़िंदगी जस्टिस आलिया नीलम साहबा की जो वालदा है, उन्होंने, इनकी फैमिली ने नवाज शरीफ साहब के कारकुनों का किरदार अदा किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर की बैक साइड पे एक मोहल्ला है जहाँ पे ये रहते थे, इत्तफाक अस्पताल की बैक साइड पे, और वहाँ पे मशहूर है वकीलनी के नाम से कि यहाँ पे वकीलनी रहती हैं आलिया नीलम साहिबा। अब वो चीफ जस्टिस बना दी गई है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने ये पता करना है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आंखें खोलें और वो देखें इन चीज़ों को ना। उनका तो शरीफ खानदान से ताल्लुक जो है रजिस्टर्ड पुराना ताल्लुक है उनके खानदान का, तो वो तो इनकी नाअहली के ऊपर आंख खोलने से रहे। क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी? वो इस जुर्म के अंदर शामिल है। ये तो जो जुर्म ये कर रहे हैं इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, और वो कभी भी इनको नाकाम होता हुआ या नामुराद होता हुआ नहीं देख सकती। पाकिस्तान चाहे बर्बाद हो जाए, कौन करेगा इंसाफ? अवाम ही करेगी। ये जब करेगा मेरा रब इंसाफ करेगा और अवाम को इसके लिए हथियार बनाएगा। ये वक्त हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और अगर लोगों को नहीं निकाल सकते तो कश्तियों के ऊपर लोगों को आप खाना पहुंचाएं, तो क्या आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाना पहुंचा सकते हैं? ये सारा डिजास्टर इस हुकूमत ने किया, ये बात आप याद रखिएगा। ये हमें सूरत हाल क्लियर होती जा रही है जैसे जैसे हमारे जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई वहां पे पहुंचे हैं। ये पीछे खड़ी हुई थी पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, और उसके बिल्कुल करीब खड़ा होकर लड़का बता रहा था, उमर दराज गोंदल साहब को, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें बता रहा था कि 4 दिन हो गए इनके तरले मिन्नतें करते हुए, हमारी फैमिली पीछे, उसे लेकर कोई नहीं आ रहा। ये मैंने खुद ये इंटरव्यू सुना। वो ये कहता है जी कि 4 दिन हो गए इनकी हम मिन्नतें कर रहे हैं। सूबाई वजीर की मौजूदगी में वो शहरी बता रहा है कि 4 दिन से मिन्नत कर रहे हैं, हमारी फैमिली कहाँ है हम नहीं जानते। लोग छतों पे, दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, उन्हें वहां से लेकर आओ, यहां रेस्क्यू करके अभी तक नहीं लाया गया। ये नाज़रीन हालात हैं, और ये एक बहुत बड़ा सानिया भी हो सकता, अल्लाह ना करे। लोग ये कहते हैं कि जो हलाकतें हैं हुकूमत बता ही नहीं रही और खबर बाहर निकलने नहीं दे रही। जो बाहर आए हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, दुखों से निढाल हैं। ये हालात कर दिए इन्होंने पंजाब के, और ये इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि मेरी फोटो सारे देख लें किसी तरह। लैट्रीनों तक पे इन्होंने अपनी फोटो चिपका दी, कोई जगह नहीं छोड़ी, मस्जिद पे फोटो लगा दिया अपना। सीरत उन नबी का बोर्ड है उसके ऊपर भी फोटो अपना चिपका, कोई जगह नहीं छोड़ी इस खातून ने। एक पागलपन है जो पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, और जो मुसल्लत करने वाले हैं वो कह रहे हैं जी इसको हम पाकिस्तान पे भी मुसल्लत करेंगे, एक वक्त आएगा। ये ऐसा ज़हनी मर्ज है, ये पूरे मुल्क को दीमक की तरह खा जाएगा। ये इतने पागल लोग हैं, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रही। ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने तो ये सोच लिया कि ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है और हम इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। हुकूमत के हालात ये हैं नाज़रीन, जो रोज़ाना ये हुकूमत कर्ज ले रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग कोई 50 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्ज लेती है ये, क्योंकि 1800 अरब से ज़्यादा का कर्जा लिया एक महीने में हुकूमत ने। तो अगर आप रोज़ाना के हिसाब से डिवाइड करें तो ये 60 अरब रुपया रोज़ का बनता है। ये 60 अरब रुपया रोज़ का खर्च कहाँ हो रहा है? कभी सोचा आपने कहाँ खर्च हो रहा है? एक छोटी सी अमाउंट आई है हमारे पास, और इतने बड़े पैमाने पे हमारे लोग इस वक्त सैलाब में काम कर रहे हैं कि हमें खुशी है कि अगर और हम मदद कर पाएँ तो वो हम करें मिलजुल कर, और ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करें। बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है ये। एक रोज़ में 50-60 अरब रुपया करते कहाँ पे हैं? क्या कोई बड़ा डैम बन रहा है पाकिस्तान में? नहीं। कोई बड़ी सड़क बन रही है? नहीं। कोई बहुत बड़े बड़े मंसूबे लग रहे हैं? नहीं। क्या आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? नहीं। कोई सब्सिडीज दे रहे हैं? नहीं। जब आप आवाम को दे कुछ नहीं रहे तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस सवाल का जवाब ना एस्टेब्लिशमेंट देती है ना हुकूमत देती है।
कोई नहीं बताता कि ये पैसा जो रोजाना की बुनियाद पे ये ले रहे हैं, ये पैसा जाता किधर है। या इससे अगर कुछ बन रहा है तो हमें हिसाब किताब देना, हमें बताएं कि ये कौम ने पैसा वापस करना है, आपने तो नहीं करना, आपने तो भाग जाना इस मुल्क से। एस्टेब्लिशमेंट के लोग रिटायर होंगे, वो अपने नए देशों में चले जाएंगे, ये सियासतदान रिटायर होंगे, इनके बच्चे आगे बेवकूफ़ बनाएंगे, और ये कारोबार अपना पाकिस्तान से बाहर रखते हैं, घर भी अपने पाकिस्तान से बाहर रखते हैं। तो इनके लिए ना बड़ा सिंपल फार्मूला है, ये 1-1 रुपए का जवाब दें कौम को, जो जवाब ये कौम